हेलो एवरीवन। आज 29 29 नवंबर है। कल का कल का भी हमने डिस्कशन नहीं किया था, 28 नवंबर का। तो बहुत कम न्यूज़ है कल का भी, और आज मिला के 20-25 मिनट का होगा जैसा लग रहा है। क्या क्या था इंडियन एक्सप्रेस में, देख लेते हैं पहले 28 तारीख का। उसका 29 तारीख का देख लेंगे क्या हुआ है। ये वॉक ऑफ बिल जो था, उसके ऊपर अभी जो अमेंडमेंट बिल जो प्रपोज होने वाला था, उसके कमिटी भी ये किया है, और गवर्नमेंट भी डिसाइड किया है कि उसको विंटर में प्रेजेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो बजट सेशन होगा वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे वॉक ऑफ बिल। और वॉक ऑफ बिल मैंने इतना बार बार आ रहा है, ठीक है। तो क्या चीज़ से रिलेटेड है वो तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो मुस्लिम रिलीजियस जो लैंड है, उनको मैनेज मैनेज करने का राइट्स, मैंने अंडर आर्टिकल 26 कायदे से तो मुस्लिम ही धर्म के लोगों के होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसमें एक बिल प्रेजेंट एक मैंने इंट्रोड्यूस कर रहा है, नॉन मुस्लिम को इंट्रोड्यूस कर दिया है। मैंने कुछ ऑफिसर्स नॉन मुस्लिम भी रहेंगे, और कुछ कुछ बहुत छोटा मोटा प्रोविजन है, लेकिन वो प्रोविजन सारे अपोजिशन चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये बिल नहीं बन जाता तब तक हमारे ये किसी काम का नहीं है। हाँ, बस वही है कि इसको एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कैसे कमिटी जो सॉरी पार्लियामेंट्री कमिटी पार्लियामेंट्री कमिटी कैसे हेल्प कर रहा है कोई भी बिल को एनालाइज करने में। पार्लियामेंट्री कमेटी का मैंने एनालाइज कर रहा है और रिकमेंड कर रहा है कि ये चीज़ अभी मैंने सही नहीं होगा बोल के, ठीक है। और इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी में मैंने दोनों अपोजिशन, राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं और लोकसभा के भी मेंबर होते हैं। और कुछ कमेटी में ऐसा होते हैं जहाँ अपोजिशन को मैंने लीडर लीडर ऑफ अपोजिशन को ही मैंने उसमें चेयरमैन बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ है। वक़्फ़ बिल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक वो बिल नहीं बन जाएगा एक्चुअल में, ड्राफ्टिंग स्टेज पे है, तो वो हमेशा हम लोग उसको क्या डिस्कस करते रहे हैं। बहुत पहले से जुलाई से आ रहा है वो। मॉनसून सेशन में भी डिस्कस हुआ था, लेकिन उतना कुछ खास हुआ नहीं था उसमें। ये कल का न्यूज़ देख रहे हैं हम, आज का क्योंकि कल का भी उतना कुछ खास था नहीं। पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो चुका है, विंटर सेशन। तो उसी में मैंने गवर्नमेंट वही वकफ प्रॉपर्टीज कैसे एनक्रोच करके रखा हुआ है बता रहा, डाटा दे रहा है कि वकफ मनमानी करता है, ये वो लोकसभा राज्यसभा एडजर्न अमिड अपोजिशन प्रोटेस्ट। अब देखो फिर से अपोजिशन का प्रोटेस्ट की वजह से लोकसभा फिर से डिसरप्ट हो गया और एडजर्न हो गया। मतलब पार्लियामेंट का डिक्लाइन का एग्जाम्पल है ये, कि हर बार ऐसा ही हो रहा है। अपोजिशन किसी चीज को लेकर बोलता है कि डिस्कशन होना चाहिए, स्पीकर उस चीज के लिए मना कर देता है या चेयरमैन मना कर देते हैं, और एडजर्न हो जाता है हाउस। तो एक एडिटोरियल कल देख रहे थे जहाँ पे फैक्ट बता रहा था कि कैसे बहुत कम वर्किंग डेज, और ओनली 245 डेज के अराउंड, पूरे 5 साल में 245 ही वर्किंग डेज हम लोग पार्लियामेंट ये कर पाया, वर्क कर पाया। लास्ट जो 18th 17th लोकसभा था, ठीक है। और कंपेयर टू जो 15वां था, 15 जो 345 डेज था। तो डिक्रीजिंग डेज ऑफ वर्किंग डेज ऑफ पार्लियामेंट सोज डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट। तो यही चीज है, यहाँ से इतना फैक्ट मैंने एक आइडिया ले लेके आगे बढ़ना है। तुम ये डायरेक्टली तुम बुकलेट जो पढ़ोगे, और जो कि पढ़ना ही पड़ेगा, न्यूज़पेपर से तुम न्यूज़ बना सकते हो तुम, लेकिन थोड़ा सा वही है कि रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन बुकलेट में बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत स्टैंडर्ड तरीके से देता है। कुछ न्यूज़ होता है जो बुकलेट छोड़ देता है, वो तुम यहाँ पे एटलीस्ट एक हेडलाइन अगर इंपॉर्टेंट रहेगा तो हम देख लेंगे कि हाँ हेडलाइन में क्या हुआ है। पेगासस पेगासस एक स्पाईवेयर है। ये न्यूज़ में रह रहा है बहुत पहले से, ठीक है। तो इसको जो बनाता है वो एनएसओ ग्रुप है। और ये ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि कुछ इंडियन हाई प्रोफाइल प्रोमिनेंट लोगों के मोबाइल में ये ऐप डाला गया है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, ऐसा क्लेम किया जा रहा था। तो अब ये अभी फिर किसी और कारण से न्यूज़ में है। तो ये हमारे अब किस कारण से नहीं, बस इतना याद रखना कि पेगासस एक स्पाईवेयर है, कि अगर तुम्हारे फोन में ये सॉफ्टवेयर अगर आ गया तो तुम क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितनी देर बात कर रहे हो, सारा हैक हो जाता है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में टॉपिक में ये पेगासस मैंने मेंशन कर सकते हो।
और देखते हैं, विकसित भारत क्विज चैलेंज गेट अंडरवे इन 12 लैंग्वेज। ये अभी बात चल रहा है कि कुनू नेशनल, सॉरी, दो चीता को पाया गया, दो चीता कब्स बॉर्न एट कुनू नेशनल पार्क। अब ये बताया था 2022 में, 2022 में 2022 में हम लोग प्रोजेक्ट चीता लॉन्च हुआ था इंडिया में। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 का है प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 का। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट चीता जो था उसमें हम लोग नामीबिया से कुनू नेशनल पार्क में हम लोग लेके आए थे चीता को। अब कुछ बात चल रहा है, कल कल या परसों देखे थे हम लोग जो करंट अफेयर एनवायरनमेंट का डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम क्या देखे थे कि वो बनी ग्रासलैंड में भी वहां पे उसको इंट्रोड्यूस किया करने का ये चल रहा है, बात चल रहा है, गिर गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, मतलब ऐसा बात चल रहा है बहुत जगह इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा बोल के इन फ्यूचर। जब तक हो नहीं जाता तब तक हम उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन इतना बात चल रहा है कि करना है। और और ये, हाँ, ये मतलब इलेक्शन कमीशन का सक्सेस स्टोरी के बारे में बात है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, क्योंकि एस वाई कुरैशी खुद इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। तो ये जो लिखे हैं वो बहुत मतलब अच्छा लिखते हैं ये। तो जो कुछ बेसिक्स फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए यहाँ से उठा सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीना 17 दिन लगा था। और आर्टिकल 395 और 8 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था इनिशियली। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो 26 जनवरी से पहले ही, एक दिन पहले इस्टेब्लिश कर दिया गया था। और आर्टिकल 329 जो है इलेक्शन कमीशन का, वो जुडिशरी को इंटरफेयर करने के लिए मना करता है। और इलेक्शन कमीशन हैज बीन डिमांडिंग क्रिटिकल रिफॉर्म। तो ये मैंने कुछ जजमेंट्स हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लिए कि कैसे इलेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम रिफॉर्म किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ यूनियन जो एडीआर वाला जो केस था 2003 का, वहां पे सुप्रीम कोर्ट बोला कि डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द बेसिक स्ट्रक्चर, पीयूसीएल का केस में। तो ये सब एडीआर 2003, पीयूसीएल 2003, फिर नोटा का जजमेंट जो आया था 2013 में, तो ये सब एक्चुअली स्टैटिक का पार्ट है मेंस में। ये सब जो जो कोई भी तुम्हें पढ़ा रहा है स्टैटिक पार्ट, वहाँ पे ये चीज मेंशन रहेगा वहाँ पे। ठीक है। जो तुम बुकलेट फॉलो जब तुम बुकलेट फॉलो करोगे मंथली बुकलेट, तो वहाँ पे ये सब चीज मेंशन रहेगा एक जगह बॉक्स बना के। ठीक है। तो उस केस में ये एडिट हम लोग तो एडिटोरियल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि पहले बता दो, क्योंकि यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल चैनल वगैरह हैं जो मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो एक अलग लेवल का मैंने ये में पहुंच चुके हैं स्टेज पे। जैसे कि ओनली आईएएस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, सुमित सर। तो उनका एडिटोरियल डिस्कशन बहुत फेयर रहता है, उनका उनका सुन लेने से मोर देन एनफ है कि बाकी एडिटोरियल कहीं से करना पड़ेगा भी। और क्या रह गया इसमें कि हाँ, कुछ ऐसा है जो डिमांड कर रहा है एट प्रेजेंट भी, जो अभी चाहिए हम लोगों को मतलब रिफॉर्म, जो एक्चुअली में ये नोट्स तुम्हारी स्टैटिक नोट्स में आना चाहिए। ये एक जगह पे तुम्हें नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हारे कोई विजन के, तुम विजन से पढ़ रहे हो तो विजन के बुकलेट में भी ऐसा अच्छे से नहीं दिया हुआ है कौन सा रिफॉर्म और रिक्वायर्ड है। तो तुम इसको मेंशन कर सकते हो कि मैंने इलेक्शन जैसे क्वेश्चन दे दिया ना कि इलेक्शन कमीशन में और क्या चीजेस करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें तुम डाल सकते हो कि सीलिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेंडिचर। पॉलिटिकल पार्टी का जो सीलिंग है वो पार्टीज पे है। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि कैंडिडेट के ऊपर होना चाहिए। फिर स्टेट फंडिंग ऑफ पार्टीज, स्टेट फंडिंग जो मैंने स्टेट स्टेट फंडिंग करेगा किसको, पार्टी को, नॉट इलेक्शन। कह रहे हैं कि इस तरीके का कुछ चेंजेस लाना है। बैन ऑन प्राइवेट डोनेशन, जो प्राइवेट डोनेशन कर दे रहा है कोई किसी को, उस पर बैन करने की बात कह रहे हैं ये। ठीक है। एक्ट्स नॉट प्रोटेक्ट द टू इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम द रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस। और जो क्या कह रहे थे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट हाल ही में जजमेंट दिया था कि चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहेंगे वो किसके ये में किसके कहने पे चुने जाएंगे। तो उसमें वो लीडर ऑफ अपोजिशन, पीएम, और एक चीफ जस्टिस, सॉरी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था एक। ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट एक पार्लियामेंट एक एक्ट लाया 2023 में, और उसमें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटा के होम मिनिस्टर को रख दिया। ठीक। तो एक एक्ट में वो ये भी रखा था कि मैंने और भी अच्छे मैंने पावर्स दिए थे उसको इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उस पावर में ये नहीं रखा कि मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन जो टू इलेक्शन कमिश्नर हैं उसको कौन रिमूव करेगा।
एक सेकेंड। इन डिफेंस ऑफ इंडिया, सप्लाई चेन आर ओपनिंग फॉर इंडिया टू एक्सेलरेट मॉडर्नाइजेशन। अब ये उतना मैं यहाँ तो डिस्कस करूंगा नहीं। और 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 क्या है इसमें यहाँ और देखने लायक? वर्ल्ड में भी ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा है जो, सॉरी ये तो इकोनॉमी पेज है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक दिन डिस्कस कर चुके थे, जहाँ पे बता रहा था कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि एक ही पोर्टल पे जितने भी साइंटिफिक जर्नल वो सारे अवेलेबल कराएगा एक ही पोर्टल पे, और उस पैसे को गवर्नमेंट पे करेगा, ताकि सारी साइंटिफिक कम्युनिटी या कॉलेज वगैरह इसको यूज कर सके उस पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करके। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट पे कर रहा है इसके लिए। और सारे कॉलेज सारे यूनिवर्सिटी जो भी एलिजिबल है, हायर जो यहाँ पे तो स्पेशली लिख रहा है कि हायर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मैंने इक्विटेबल एसेस टू 13,000 स्कॉलरली जर्नल, ये हमने डिस्कस किए थे जब विंटर सेशन स्टार्ट हुआ है। तो उसी में सबसे पहला दिन में ही ये चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए स्कीम। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या ऑफर कर रहा है? बेसिक्स आइडिया में यही है कि तुम इतना ध्यान रखना कि एक पोर्टल है जहाँ पे सबको अवेलेबल कराया जाएगा साइंटिफिक जर्नल, जो भी एजुकेशनल जर्नल है। और उसके लिए गवर्नमेंट एक वन टाइम पेमेंट करके सारे सारे ये को एक जगह पे, एक वन नेशन एक ही बार सब्सक्राइब करके सारे हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने वाला है। व्हाट इज द नीड फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन? तो पहले ऐसा था कि मैंने मल्टीपल पोर्टल पे मल्टीपल चीज पाया जाता था, और उसके वजह से कॉस्टली भी पड़ता था। तो इसलिए गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि अब इसको हम लोग एक पोर्टल पे ला के रख देंगे। अच्छा इनिशिएटिव है। अब ये इसराइल हिजबुल्लाह इतना पुराना हो गया, इतना डील सीज फायर डील होता है कि फिर से खुद डील करते हैं और खुद से खुद तोड़ लेते हैं। इतना अब हम लोग को सर नहीं घुसाना है उसमें। बस 28 तारीख का इतना ही था। अब जल्दी से देख लेते हैं 29 तारीख का क्या क्या इम्पोर्टेंट है। 29 तारीख का इंडिया टेस्ट फायर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च फ्रॉम सबमरीन। एक न्यूज आया था अगस्त में, बहुत अच्छा न्यूज था वो। मतलब पिछले 5 6 7 साल 8 साल में कुछ अपडेट हुआ था किसमें, सबमरीन का इस क्लास में अपना INS अरिहंत इंट्रोड्यूस किया, कमीशन किया गया था। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर कैपेबल है, ये न्यूक्लियर कैपेबल है ये। तो इसी में गवर्नमेंट ये जो है टेस्ट फायर किया है बैलिस्टिक मिसाइल का। ठीक। और INS अरिहंत K4 मिसाइल टेस्टेड फ्रॉम सबमरीन INS अरिहंत। और डिस्टिंक्शन क्या था INS अरिहंत का कि इंडिजिनियसली डिजाइन था, इंडिजिनियसली क्रिएटेड था। ठीक है। तो अब क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस जानना जरूरी है। UPSC क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में पूछ चुका है 2023 में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है कि मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टल मैंने बहुत लो ग्राउंड ग्राउंड से थोड़े से ऊपर में जाके ये करता है, और बहुत थोड़े दूर के लिए रहता है। बैलिस्टिक मिसाइल का जो फंक्शन है कि पहले जमीन से ऊपर जाएगा बहुत ऊपर, और फिर वहां से फिर अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस रहता है वो मोर देन 5500 किलोमीटर का रेंज तक में ये जा सकता है ये। और इसका स्पीड भी है अच्छा रहता है, ज़्यादा हाई रहता है बैलिस्टिक मिसाइल का कम्पेयर टू क्रूज मिसाइल। और ये क्या है कि शॉर्ट टारगेट के लिए और बहुत प्रिसाइज टारगेट के लिए यूज़ किया जाता है क्रूज मिसाइल। और क्या है, एक कोई कश्मीर का कोई ये था, मतलब जमीन कोई आर्मी लेके रखा था कश्मीरी आदमी का। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट मैंने हाई कोर्ट जो है वो जजमेंट दिया है कि आपको रेंट पे करना पड़ेगा। और किस ग्राउंड पे? कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटरी राइट बट फॉल विद इन द रेलम ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये चीज हाई कोर्ट बोला है। अब ये हो सका कि आर्मी अपील करे सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसे कैसे बोल रहा है। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले से तो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटरी राइट है ही। ठीक है, और स्टेटरी राइट है ही, फॉल्स विद इन द रेलम ऑफ ह्यूमन राइट्स, और हाई कोर्ट कह रहा है कि वो ह्यूमन राइट्स के अंडर में आता है, इसलिए आपको देना पड़ेगा।
ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी एक दिन डिस्कस किए थे, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जहाँ पे वो बोले थे कि फिफ्थ ड्राफ्ट ये हो रहा है, ड्राफ्ट हो रहा है। तो अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हुआ है ये। एंड दिसंबर के एंड तक फाइनलाइज होना है। लेकिन इसी पे इंडिया अपना स्टैंड, सम उस दिन भी डिस्कस किए थे कि इंडिया अपना स्टैंड क्लियर रखना चाह रहा है कि जो जो भी डील प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा उसमें इक्विटी इक्विटी और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए। और क्या बोल रहा है कि इंडिया बोला है कि कोई ऐसा मैंने चीज मत डाल देना जो ऑलरेडी ओवरलैप हो कोई दूसरे ये से कारण। फॉर एग्जांपल में इंडिया बोला है कि बेसल कन्वेंशन जो है वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट उसको लेके। और क्या बोला इंडिया कि ये देखे थे हम लोग कि फाइनेंशियल और टेक्निकल स्टेटस का भी ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए ताकि हम लोग ट्रीटी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करा सके। और एक लास्ट में क्या बोला इंडिया कि जो भी कुछ बनेगा एफर्ट तुम दे रहे हो, ठीक है, उसको नेशनल प्लान, मतलब कि हर एक कंट्री, जो हर एक इंडिविजुअल कंट्री का अपना नेशनल प्लान के हिसाब से, जैसे आईएनडीसी है ना, आईएनडीसी, हर एक कंट्री अपना टारगेट लेगा और उसको अचीव करेगा। उसी टाइप का आइडिया यहाँ भी लगाने के लिए कह रहा है कि नेशनल प्लान ऑफ कंट्रीज नेशनली सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि नेशनल सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग से वो अपना नेशनल अपना प्लान बनाएगा। ठीक है। और क्या है, और ये ट्रम्प जो टैरिफ लगाया है चाइना और मेक्सिको पे, तो वही कह रहा है कि इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो इंडिया पे इम्पेक्ट पड़ने वाला कुछ खास है नहीं, क्योंकि इंडिया को अभी छोड़ दिया है वो। इंडिया इन रिलेटिवली बेटर पोजीशन है। और बस यही सी का बात किया हुआ इकोनॉमी पे, मगर इकोनॉमी का तो कुछ काम का उतना खास दिख नहीं रहा है। एक है सेंटर न्यू एमिशन टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। तो इसमें देखो, ये स्कीम वही नेचुरल फार्मिंग इंडिया के पास पहले से, मैंने उसके ऊपर गवर्नमेंट का ये स्टेप्स है, जैसे कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ये अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि योजना। अब सेम वही कृषि परंपरागत कृषि योजना वही नेचुरल फार्मिंग का ही बात कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ही बात कर रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है गवर्नमेंट, एक एक्स्ट्रा क्या कर रहा है इसमें कि कुछ मॉडल फार्म बनाएगा, मॉडल फार्म अराउंड 2000, और उसमें फिर वो ट्रेनिंग देगा सबको, और फार्मर लोग को ट्रेनिंग देगा ताकि वो लोग मैंने अच्छे से उसको अडेप्ट कर सके। और क्या 30,000 कृषि सखी को कृषि सखी को डिप्लॉय करेगा। और वाई हैव मिस और क्या मैंने मिशन मिशन कैसे डिफरेंट है बाकी से, तो ऐसा कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है, बस जबरदस्ती का ऐसा डिफरेंस लिख दिया है कि एम टू क्रिएट इकोसिस्टम फॉर सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग इन कंट्री, ऑल्सो इस्टेब्लिश साइंटिफिक सपोर्टेड कॉमन स्टैंडर्ड्स। ये सब उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का ये सब लिखा हुआ है, कॉमन स्टैंडर्ड को सेट करेंगे, साइंटिफिक ये को प्रमोट करेंगे, जबरदस्ती का लिखा हुआ है बाकी इसमें कुछ। ठीक है। कॉम्बाट, हाँ, इसका जो स्कीम का पर्पज ये है कि जो एक्सेसिव यूज होता है फर्टिलाइजर का उसको रिड्यूस करना है, एलिमिनेट नहीं करना है। हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट का क्लियर कट ये रहा है कि हमें को फर्टिलाइजर को एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कि श्रीलंका में क्या हुआ था ना, गवर्नमेंट फर्टिलाइजर को पूरा एलिमिनेट करने का ठान लिया था। तो हुआ क्या कि जैसे उसको ठाना, तो अभी क्राइसिस, फूड क्राइसिस हो गया था श्रीलंका में। तो इंडिया कभी भी एलिमिनेट नहीं करता है, बस रिड्यूस करने पे ध्यान देता है कि जो भी फर्टिलाइजर का इनपुट ये है, फर्टिलाइजर को जो लगाना है उसको रिड्यूस करना है। सेम चीज वहाँ पे। और स्पेशली क्या ध्यान दे रहा है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसमें, कि जो 228 डिस्ट्रिक्ट, जो 16 स्टेट में है, जहाँ पे फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज होता है और ज्यादा यूज हो रहा है, उन जगहों पे गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ध्यान देगा और वहाँ पे ट्रेंड करेगा वहाँ के फार्मर लोग को कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करे। और जो मैंने जो नमामि गंगे रीजन वाला जो एरिया है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट मैंने उनको ट्रेंड करने वाला है। ये है। ये स्कीम भी हम लोग देखे थे कब, जो पहला दिन विंटर सेशन का हाउस लगा था सबसे फर्स्ट डे में, तो वहाँ पे ये भी आया था नेचुरल फार्मिंग का लेके। तो ओवरऑल ओवरलैपिंग ही टाइप में है ये, जो इसके साथ परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत मतलब वही कि जो पहले से कृषि विकास, जो कृषि लोग यूज करते आ रहे थे नेचुरली, परंपरागत कल्चर, क्या बोलते हैं उसको, कल्चरली, उसी टाइप का ही है कि हमें कैसे सॉइल को अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करना है, बस ये। सोशलिस्ट सेकुलर इन प्रियम्बल। अब ये मैं बताया था कि एक दिन उड़ीसा में उड़ीसा में ऐसा हुआ है, उड़ीसा में ऐसा हुआ है कि हाउस में मैंने दोनों की वर्ड को हटा के प्रेजेंट कर दिए हैं उड़ीसा असेंबली में। उसके लिए बवाल हुआ था। ठीक है। और पिटीशन भी है सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ बीजेपी के कोई मैंने
मैंने राइट विंग कोई एक्टिविस्ट है उसके थ्रू से डाला हुआ है कि सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट ये चीज़ सही नहीं है, इसको ये करना। तो सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन उसको बोला है कि नहीं, डायरेक्ट इनहेरेंटली सेकुलरिज्म और सोशलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर में से हटा दे या नहीं हटाए, लेकिन अब डल चुका है और 44 साल हो चुका है, इसलिए हम हटाना सही नहीं समझते। तो कोर्ट कोर्ट क्या प्रिंसिपल को चूज किया? कोर्ट चूज किया कि कोर्ट इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन इंटरप्रिटेशन, इंडिया का अपना खुद का सेकुलरिज्म का डेफिनेशन है, जहाँ पे स्टेट ना तो सपोर्ट कर रहा है किसी धर्म को और ना ही पेनलाइज कर रहा है किसी प्रोफेशन को, रिलीजियस फेथ को, है ना। सेकुलरिज्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट ये बोला। और क्या बोला? कि सोशलिज्म जो है वो इकोनॉमिक, अगर वो सोशलिज्म में जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे स्टेट पूरा ध्यान दे रहा है कि नो सिटीजन इज डिसएडवांटेज ड्यू टू इकोनॉमिक और सोशल सर्कमस्टेंसेस। तो सोशलिज्म जो नॉर्मली हम देखते हैं रशिया में, ठीक है, तो उसका वो सोशलिज्म क्या है कि प्राइवेट प्लेयर से छीन के और सरकार हर चीज चला रहा है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोला कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस का बात कर रहा है, जहाँ पे मैंने प्राइवेट प्लेयर को नहीं रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा। प्राइवेट प्लेयर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अगर बढ़ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। बस ये है कि हम इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे कोई भी सिटीजन को डिसएडवांटेज में नहीं लाने देना है। ठीक। तो ये अपना स्पेशल अपना कोर्ट अपना एक ये ओपिनियन दिया है कि हमारे लिए सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म थोड़ा अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। और और आज का हो गया बस इतना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही था।